मॉर्निंग 6 क्लास। मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा कल हम वर्ण विच्छेद कर रहे थे, उसी को आगे करते हैं। वर्ण विच्छेद है शब्द के वर्णों अर्थात स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है या वर्ण विच्छेद कहते हैं। नीचे वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो नीचे वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण हैं जिसके ऊपर द्वारा देखते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कमल, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसके शब्द के प्रत्येक स्वर को और व्यंजन को इससे अलग अलग करके दिखाना है कि जो व्यंजन है उसमें कौन सा स्वर मिला हुआ उसे हमें अलग करके दिखाना है। और अलग करते समय हम व्यंजन के नीचे हलंत लगाएंगे और स्वर को उसके मूल रूप में लिखेंगे। तो पहला है कमल। कमल में सबसे पहले कै, तो कै में हमने कै लिखा, हलंत लगाया, और कै में कौन सा स्वर है ए, तो उसको अलग किया। फिर मैं में कौन सा स्वर है ए, फिर ले, और ले में कौन सा स्वर है ए। इस तरह से दूसरा है हमारा काजल। अब काजल में पहला व्यंजन क्या है हमारा कै। कै में किसकी मात्रा है यानी कौन सा स्वर मिला हुआ है आ, तो हमने लिखा आ। फिर जय में ए, फिर ले और ए। प्रत्येक व्यंजन वो है वो हर स्वर से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए हम उसके साथ में ए जरूर निकालेंगे। अगर जो भी मात्रा होगी वो निकलेगी, और जिस प्रकार से इनमें जैसे जय और लय ये दे रखे हैं तो इनके अंदर हम सिर्फ ए की मात्रा निकलेगी। जब कोई व्यंजन आधा लिखा हुआ रहता है तो वो स्वर रहित होता है। फिर है दिनकर, तो दिनकर में द ई न ए के ए रे ए। निर्जा न, कौन सी ई की मात्रा इसमें बड़ी ई, फिर रे, फिर ए, जय और आ। फिर देखो कृपा, कृपया में क्या है कै और नीचे कौन सी मात्रा है बेटा, ये री की मात्रा है, तो स्वर है क्योंकि री, तो उसको री निकाला, पै और आ। अब देखो सच्चा, स ए। अब ये च कैसा है आधा है, तो च लिखा, हलंत लगाया, फिर हम दूसरा च लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। फिर च, और च में किसकी मात्रा है आ की मात्रा। इसी प्रकार से आगे निश्चित, न ई। फिर देखो आधा जो ये स है इसके अंदर ई की मात्रा नहीं लगी हुई है, ई की मात्रा किसमें लगी हुई है च में। तो निश्चित, देखो बोलते हैं जब निश्चित, तो अगर इसके अंदर मात्रा होती तो ये स आधा नहीं होता। तो न ई श, फिर च, फिर च में ई की मात्रा त और ए। इसी प्रकार से स्वीकार, तो स कैसा है हमारा आधा यानी इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है, तो स लिखा, फिर व ई के आ रे ए। सर, इसके अंदर हमने रे पढ़े थे, तो जो ऊपर रे लगता है यानी रेफ वाला रे लगता है वो कैसा होता है हमारा स्वर रहित, यानी उसके अंदर स्वर नहीं होता। तो स ए, फिर रे क्या आएगा हमारा आधा, रे बिना स्वर की, रे के नीचे हलंत, कोई भी स्वर नहीं। फिर है आपका पे और ए। फिर है आपका क्षमा। क्षमा है जो बेटा श, ये किन दो शब्दों से जो हमारा संयुक्त अक्षर है, तो जब हम संयुक्त अक्षर को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं उसको उसी तरह से अलग अलग करके लिखते हैं। तो किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है ये कै और स से, तो यहाँ पर कै, फिर स, और फिर जो मात्रा इसमें लगी हुई है वो ए, मैं और आ। ऐसे श्रीमान में श है वो संयुक्त अक्षर है, फिर से संयुक्त व्यंजन है हमारा, तो श और रे से मिलकर बना, मात्रा किसकी है ई की, मैं आ न ए। ठीक है, आया बेटा ये समझ में। फिर है आपका उच्चारण। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। उच्चारण क्या है कि किसी भी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना ही उच्चारण कहलाता है। विश्व में हिंदी ही केवल ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अशुद्ध उच्चारण के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं कि अशुद्ध उच्चारण के कुछ निम्न वो हैं, वो इस तरह से मिलती है। जैसे आज़ादी, आज़ादी नहीं होती, क्या होती है आज़ादी। चाहिए, चाहिए। आगामी, आगामी। पारिवारिक नहीं पारिवारिक। स्वस्थ्य, स्वास्थ्य। अलौकिक, अलौकिक। बीमार, बीमार। परीक्षा, परीक्षा। कवयित्री, कवयित्री। कवियित्री नहीं कवयित्री। ऐसे ही रूप में छोटा ऊ नहीं बड़ा ऊ। डाकू, बड़ा ऊ। पूज्य, पूज्य। ठीक है, ऐसे ही आगे आपके कुछ जो आपके अशुद्ध संबंधित है उनको सभी को पढ़ना है आपने। परमात्मा, परमात्मा। जवाब, जवाब। चरण, चरण। वीणा, वीणा। घनिष्ठ, घनिष्ठ। उज्ज्वल, उज्ज्वल। अध्ययन, अध्ययन।
ठीक है। इस तरह से ये सभी आपके क्या है, अशुद्ध मतलब अशुद्ध को शुद्ध करके कि किस तरह से इनको बोला जाता है और किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम जैसा बोलने लग जाते हैं फिर उसको हम लिखते भी वैसा ही है। अब आगे बेटा इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर आप अपने आप से कर सकते हो, क्योंकि सभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो कि वर्ण किसे कहते हैं। उदाहरण देख के समझाइए। तो वर्ण की परिभाषा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हो इसके अंदर कि जिस प्रकार से क नीचे हलंत लगाया, ख ए आ स्वर हैं वो बीसी में आते हैं। फिर है वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो स्वर क्या है, स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं कि जिन व्यंजनों की जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी की सहायता ना लेनी पड़े स्वर की, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर के दो भेद होते हैं आपके, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन की कुल कितनी संख्या है। तो व्यंजन हो गए कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो आपके व्यंजन हो गए। और व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी, 33। लास्ट है स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं आपके, जो हमने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन है आपके स्पर्श व्यंजन है तथा इनकी संख्या कितनी है वो आपको बता देनी है, 25 और 27। और इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। रहा इसकी परिभाषा कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब है हमारी आगे की एक्सरसाइज कि निम्नलिखित व्यंजनों के साथ दी गई मात्रा को प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। कि यहाँ पर कुछ मात्राएं दे रखी है, उनके साथ में आपको शब्द बनाना है। जैसे के और ए मिलके बना के, शब्द बना दिया हमने केला। ऐसे ही व और री बन के वीर, तो यहाँ पर वृक्ष। मैं ए, तो यहाँ पर मेरा या मेला। तय आ तालाब, पै उ पुराना या पुल। फिर है वर्ण, रिक्त स्थान भरने हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। स्वर के कितने भेद हैं, 2। कि स्वर के डैश भेद हैं, स्वर के 2 भेद हैं। कौन कौन से, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ये रे ले वे कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। से है ऊष्म व्यंजन, कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। फिर है री की मात्रा वाले 4 शब्द बनाइए। कि री ऋषि है, जो उसकी मात्रा वाले में 4 शब्द बनाने हैं। जैसे वृक्ष, गृहस्थ, कृपा, कृष्ण। कृषक भी हो सकता है इसके अंदर। अब है वर्ण विच्छेद कीजिए, कि हमें वर्णों का विच्छेद करना है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। तो वर्ण विच्छेद आपको वैसे तो समझ में आ ही गए होंगे कि किस तरह से लिखना है, फिर भी मैं आपको 1-2 करके बताती हूँ। कि ऊ प्लस में, अब देखो ऊ क्या है, क्योंकि ऊ क्या है, अपने आप में मात्रा है, इसलिए ऊ लिखा। स्वर है ये। फिर है आपका नय, नय के साथ में क्या लगेगा, हलंत, क्योंकि आधा है। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर से पूरा न, फिर तय, तय के नीचे सॉरी यहाँ पर नय के बाद में बेटा ए आएगा, ए, फिर तय, और तय के बाद में छोटी ई। ऐसे विद्यालय कर सकते हो आप कि वह, फिर छोटी ई, फिर द के बाद में कोई स्वर नहीं आएगा, प्लस में य, प्लस आ, ल, प्लस में ए, प्लस में य, प्लस में ए। अक्षर में ए आएगा आपका, क्योंकि क्या है, ये स्वर है। फिर श आ रहा है, इसके अंदर क्या करना है आपको, कौन सा है ये, संयुक्त अक्षर है, तो इसलिए किससे मिलकर बना है ये, क और श, और फिर ए, और के साथ में क्या आ जाएगा आपका, प्लस में र और ए। फिर कृपालु कर सकते हो, क प्लस में री, पे आ ल उ। लोकप्रिय, ल ओ क ए। फिर प्रिय में पे कैसा आएगा बेटा, आपका आधा आएगा। फिर र, और र में ई की मात्रा और ये, देख लो, ल, फिर ओ, क, ए। फिर क्योंकि नीचे जो र अभी आपको समझाया था कि नीचे वाला र कैसा होता है आपका, पूरा होता है। पै कैसा है हमारा, आधा। पै, फिर ए, फिर रे,
और कौन सी मात्रा, छोटी की मात्रा ये और ए। ठीक है बेटा, और ये जो छोड़ेंगे ये आप करोगे। अब है सही उच्चारण के पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। सही स्थान पर, सही स्थान पर, तो इसमें पहले वाले में क्या आएगा, अनुस्वार, कंगन। दूसरे सांझ में अनुनासिक, चांद में अनुनासिक, गांव में अनुनासिक, आंख में भी अनुनासिक, ऊंट पे भी अनुनासिक। और इनमें संगीत में अनुस्वार, मंगल अनुस्वार, दंग दंगा अनुस्वार। शब्दों के सही शुद्ध रूप लिखने हैं। शब्दों का सही रूप है परीक्षा बड़ी ई की, कंस इस तरह से लिखा जाएगा, प्रथा नहीं प्रथा, सूर्य बड़ा ऊ, परमात्मा दांत, दांत नहीं दांत आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो बेटा ये आपको नोटबुक में नोट करने हैं और ये बुक एक्सरसाइज बुक में फिल कर लेना। थैंक यू। Good morning, 6th class. This is Anshu ma'am, your maths teacher. So in the previous class we discussed about HCF and LCM and we do questions about on the topic HCF. HCF क्या था हमारे पास, highest common factor, and LCM is least common multiple. ठीक है, so we did one question of LCM also. So let's discuss again that question. That one is find the LCM of numbers by prime factorization. We already did one part in the previous class. So here we have 4 numbers और हमें इनका क्या निकालना है, LCM निकालना है by prime factorization. तो we have to take the LCM. So प्लस साइन पहले 9 जो हमारे पास क्या होगा, पहले किससे डिवाइड होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले 2 से देखते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं है, देन 3 से, 3 3 जा 9 और 3 क्या होगा, सिर्फ अपने आप पे जाएगा, तो इसके फैक्टर्स हो गई है। सेकेंड वाले है 15 के लिए भी हम प्लस साइन बनाएंगे और इसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम नंबर फर्स्टली क्या होता है 2, तो 2 से डिविजिबल 15 नहीं है क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता, देन 3 5 15, तो अगेन 3 पे गया ये और ये क्या होगा, फिर 5 पे जाएगा। These are the factors of 15 also. Now 18 के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिविजिबल है ये ऑब्वियसली, 2 9 का कितना होगा 18, देन 9 किससे होगा, 3 से ही, 3 3 जा 1. Now next one is 20. First of all 20 will be divisible by 2 because the last digit is 0, so 2 10 जा 20, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा और फिर क्या आ जाएगा 5 बढ़ना। ठीक है, अब हमारे पास चारों नंबर्स के फैक्टर्स आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 के फैक्टर्स क्या है, 3 मल्टीप्लाई विद 3, उसके बाद 15 के मल्टीपल्स है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद 18 के मल्टीपल्स है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 3। ठीक है, उसके बाद क्या है 20 के मल्टीप्लाई है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखते हैं कि 4 नंबर जिसमें कॉमन हो, 4 यहाँ पे कोई मतलब इन 4 टर्म्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो अब हम क्या देखेंगे 3 में जो कॉमन है। ठीक है, मतलब 3 जो यहाँ पे कॉमन है और वो क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, उसके अलावा क्या है यहाँ पे 5 तो 2 में है, उसके अलावा हमारे पास और कोई नहीं है जो 3 में कॉमन हो। ठीक है, उसके बाद 2 में देखते हैं हम, तो यहाँ पे हो गया ये 2, यहाँ पे 5 भी है जो कि क्या है कॉमन इन बोथ द नंबर्स और 3 भी कॉमन है यहाँ पे इसमें। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं रहता है यहाँ पे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम में हमें पहले लेना है जो कॉमन लिया हमने 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और जो रिमेनिंग रह गया उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या है सिर्फ 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 6 3 जा 18 18 10 जा 180। तो एलसीएम क्या आ गया अब हमारे पास 180। तो हमने यहाँ पे क्या करें 4 टर्म्स है यहाँ पे सबका एलसीएम लिया और उसके बाद क्या है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो इन चारों टर्म्स में कॉमन है वो नंबर कोई नहीं था। तो उसके बाद हम 3 में देखेंगे, 3 में जो कॉमन है उनको कलेक्ट करना है, उसके बाद 2 में और उसके बाद जो सिंगल में जाता है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड द एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, so now next question is हमें फाइंड करना है एलसीएम और मेथड क्या है कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, फिर से वही प्लस साइन होगा, लेकिन हम क्या करेंगे इन चारों को कलेक्टिवली इसी प्लस साइन में लिखेंगे 18 36 60 और 72। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहाँ पे 2 नंबर्स देखने हैं
जो एक नंबर से डिविजिबल है। मतलब कि किसी एक नंबर से अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे दो नंबर डिविजिबल होने चाहिए। अगर एक ही हो रहा है वहाँ पे डिवाइड तो हम उस नंबर को नहीं लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से देखते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर, क्योंकि एलसीएम में हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8 लाख डिजिट है तो मतलब 2 से डिविजिबल है, 6 लाख डिजिट है मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 मिल गए तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आगे भी देख लेते हैं, 0 है मतलब 2 से डिविजिबल है, 2 डिजिट लास्ट है तो मतलब 2 से डिविजिबल है। सो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास 2 से डिविजिबल है। 2 को डिवाइड करा इससे कितना आया 9, इससे करें कितना आ जाएगा 18, 60 से करा कितना आएगा 30 और इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। नाउ अगेन देखो 9 नॉट डिविजिबल बाय 2, 18 डिविजिबल बाय 2, 30 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, मतलब दो अगर नंबर मिल गए तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 36 इज अगेन डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अगेन 2 से डिविजिबल है, लेकिन 9 डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे 9 को एज इट इज लिख देंगे। देन 9 2 9 से 18, 2 15 एंड 2 18। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर दो नंबर 9 is not divisible by 2, 9 is again not divisible by 2, 15 is also not divisible by 2, but 18 is divisible by 2। बट हमने अभी बोला कि क्या होता है कि अगर एक नंबर मिल रहा है वहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी तो हम यहाँ 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं 3 पे, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डिवाइड, दिस वन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो 3 लिखेंगे यहाँ, 3 3 are 9, 3 3 are 9, 3 5 are 15 और 3 6 are 18। ठीक है, अगेन 3 से डिविजिबल है बिकॉज 3 फैक्टर्स, यहाँ पे 3 से डिविजिबल है 1 1, 5 एज इट इज बिकॉज 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, और ये क्या आ गया हमारे पास, तो ये नंबर्स आ गए जिनमें 5 से ही होगा और 2 से ही होगा, और मतलब कि यहाँ पे दो नंबर ऐसे नहीं जो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे अब एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 multiply with 3, multiply with 3, multiply 5 और multiply 2। This is the LCM, 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 3 are 36, 36 times are 360। So 360 is the LCM for the all these 4 values by the common division method। तो HCF में हम कॉमन जो लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है वो यूजुअली हमेशा यूज करते हैं, और एलसीएम में हम कौन सा यूज करते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड, ताकि 4 बार एलसीएम लेने की बजाय हम उनको एक ही कलेक्टिवली एलसीएम में पुट करके वो कर सके। तो दिस इज अबाउट द एक्सरसाइज 3.6। नाउ नेक्स्ट मूव टू द एक्सरसाइज 3.7 इन विच वी फाइंड आउट वर्ड्स प्रॉब्लम। तो हमें खुद से फाइंड आउट करना है कि किस में एचसीएफ लगेगा और किस में एचसीएफ लगेगा, सॉरी किस, हाँ, तो जिसमें हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा वहां पे क्या लगाएंगे हम एचसीएफ, और जहां पे हमारे पास एलसीएम सॉरी जहां पे लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होगा वहां का क्या पुट करेंगे हम, या क्या फाइंड आउट करेंगे वहां पे एलसीएम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो 3.7 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या निकालेंगे, वहां पे एचसीएफ निकालेंगे। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है एचसीएफ, बट यहाँ पे गिवन क्या कंडीशन, दैट विल डिवाइड, जो कि क्या करे डिवाइड करे 130, 135 एंड 160 को कंप्लीटली डिवाइड करे, और क्या हो रिमाइंडर वहां पे क्या हो 5, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या होता है 5 विल बी द रिमाइंडर ऑफ 5 will be the remainder of 130, 3 will be the remainder of 135 and 4 is the remainder of 160। ठीक है, so the number, तो यहाँ पे आप सोल्यूशन करेंगे तो the number exactly divisible by, the number exactly divisible by क्या हो जाएंगे हमारे पास, हम इनमें से इन रिमाइंडर्स को क्या करेंगे माइनस करेंगे। सो 113 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 108। ठीक है, कॉमा 135 minus 3 that will be equals to 132 and 160 minus 4 that will be equals to 156। मतलब हमें एचसीएफ निकालना है किस किस नंबर का, एचसीएफ ऑफ 108, 132 एंड 156। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए हम हमेशा कौन सा मेथड यूज करते हैं, बाय लॉन्ग कंटिन्यूएशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, जो सबसे फर्स्ट जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसको हम अभी के लिए यही रहने देते हैं और दोनों टर्म्स को वो करते हैं। तो यहाँ डिवाइड साइन होकर हमने, अब क्या होगा 132 क्या होगा अंदर और 108 बाहर। ठीक है, तो 108 से जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अगेन क्या होगा डिवाइड साइन बनाएंगे और अब 108 क्या होगा अंदर आ जाएगा
अब 24 5 जो होता है 110 होता है, लेकिन वो इससे ग्रेटर है तो 4 पे जाएगा। सो 24 4 6 एंड 8 और 9 96। ठीक है, तो क्या हो गया रिमाइंडर हमारे पास 12। ना अगेन किससे करेंगे हम, यहाँ पे डिवाइड साइन और 24 अब ये कहाँ आ जाएगा अंदर, तो 12 2 24 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो किससे हो रहा है वो 12 से, मतलब 12 इन दोनों नंबर्स के रेट से पे। लेकिन हमारे पास एक और टर्म है 156, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 12 बाहर होगा और 156 क्या होगा अंदर होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल 12 बन जाए 12। ठीक है, 3 क्या होगा नीचे 6, तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 36। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 12 से ही, तो मतलब इन तीनों फैक्टर्स का क्या है HCF कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो मतलब वो जो नंबर जो लार्जेस्ट नंबर जो था वो हमारे पास क्या हो गया 12। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Morning students, welcome to our online classes. This is for class 6. In previous class we have completed our 5th chapter of geography, and today we start our 6th chapter of geography named continent and oceans. Today we do the short and long question answer of this chapter because we do the exercise of this chapter in previous classes. Let we start our class with short question answer. First is, why is Australia called down under? कि ऑस्ट्रेलिया को नीचे का देश क्यों कहते हैं या धंसा हुआ देश क्यों कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, आपने देखा है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इधर आते हैं, जब मैप के अंदर हम जब इंडिया के इधर आते हैं तो वहाँ पे ओशियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, आंसर इज ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड डाउन अंडर बिकॉज इट लोकेटेड एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर। कि इसको क्यों कहते हैं डाउन अंडर, क्योंकि ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में, बाकी सारे देशों का बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स का कुछ ना कुछ हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक अकेला कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसके ऊपर जीवन भी, जहाँ पे लोग रहते हैं, और ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द 4 मेजर ओशियंस। 4 मुख्य ओशियंस कौन कौन से हैं? तो आंसर इज, फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, ये सबसे बड़ा ओशियन भी है। ठीक है, जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं। सेकंड इज अटलांटिक ओशियन, ये एस शेप का है। थर्ड इज इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का नाम अपने इंडिया पे ही पड़ा है। और फोर्थ है आर्कटिक ओशियन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय द फेरी रिंग ऑफ द पैसिफिक? कि आप फेरी रिंग ऑफ पैसिफिक के बारे में क्या जानते हैं? बेटा, फेरी रिंग ऑफ पैसिफिक क्या है कि जो पैसिफिक ओशियन है उसके अंदर एक रिंग बनी हुई है जहाँ पे वोल्केनोज बार बार आते रहते हैं। आंसर इज, पैसिफिक ओशियन इज सराउंडेड बाय ए बेल्ट ऑफ ए एक्टिव वोल्केनोज। कि पैसिफिक जो ओशियन है वो चारों तरफ से एक एक्टिव वोल्केनो की बेल्ट से घिरा हुआ है, विच अरप्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो टाइम टू टाइम इरप्ट होते रहते हैं। दिस बेल्ट इज नोन एज द फेरी रिंग ऑफ द पैसिफिक, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फेरी रिंग ऑफ पैसिफिक कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कनेक्ट द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी, स्टेट इट इम्पोर्टेंस। कि जो लाल सागर है और भूमध्य सागर है उन दोनों को कौन जोड़ता है, उसकी विशेषताएं बतानी है हमें। तो आंसर इज, स्वेज कैनाल कनेक्ट्स द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी। कि जो स्वेज कैनाल है वो रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल, और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? व्यापार के लिए और यात्राओं के लिए। देखो बेटा, ये जो यहाँ पे अफ्रीका जो है, यहाँ पे आपका अफ्रीका, ये इंडिया है और ये अफ्रीका यहाँ पे है, तो ये स्वेज कैनाल यहाँ से निकली हुई है। तो आप एक बात बताओ, आप पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये, आप इसको पूरा क्रॉस करके ऐसे इंडिया तक या इधर वाले कॉन्टिनेंट तक पहुँचोगे तब जल्दी पहुँचोगे, या आप यहाँ से यूरोप से सीधा इस स्वेज कैनाल से होते हुए आओगे तो जल्दी पहुँचोगे? तो काफ़ी सारा टाइम बच रहा है ना हमारा, तो इसीलिए ट्रेड एंड ट्रेवल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वेयर इज़ इट लोकेटेड? कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है
और ये कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व में, 8,858 मीटर्स। इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल इन एशिया, और ये कहाँ पे है? नेपाल में है, जो एशिया कॉन्टिनेंट में है, और हिमालय जो अपना हिमालय रेंज है उसके अंदर है। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मेन फीचर्स ऑफ एशिया। एशिया के मेन फीचर्स बताने हैं अब हमें। तो मेन फीचर्स ऑफ एशिया, फर्स्ट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज यांगटीसी-कियांग, और एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? यांगटीसी-कियांग है, ठीक है। रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड इन एशिया, और विश्व का जो सबसे बड़ा देश है, विश्व के जो सबसे बड़ा देश है, अपने इंडिया का 7वां नंबर आता है, लेकिन उससे जो सबसे ज़्यादा बड़ा देश है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है एशिया, वो रशिया, वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन एशिया, की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो भी एशिया में ही है। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया, और ये पूरी जो अर्थ है अपनी, जो मतलब लैंड वाला पार्ट है, 21% का 1/3% एशिया के अंदर आता है। नाउ वी डू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज अफ्रीका फेमस फॉर, कि अफ्रीका किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट एन अकाउंट ऑफ द डेजर्ट फाउंड इन अफ्रीका, और अफ्रीका के अंदर कौन सा डेजर्ट पाया जाता है उसके बारे में हमें बताना है। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड फेमस फॉर, कि अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और प्रसिद्ध है किस लिए? कि इसमें लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी रिवर नाइल, 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिगेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, वार्म डेजर्ट है, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स, कि गोल्ड एंड डायमंड्स के यहाँ पे डिपॉजिट मिलते हैं, यहाँ पे जमाव मिलते हैं। देयर आर 2 फेमस डेजर्ट, यहाँ पे 2 फेमस डेजर्ट हैं। फर्स्ट है सहारा वार्म एंड बिगेस्ट डेजर्ट, कि ये गर्म डेजर्ट है, जो गर्म है और विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सेकंड है कालाहारी डेजर्ट। आवर थर्ड क्वेश्चन इज नेम द माउंटेन एंड ओशियंस दैट बॉर्डर नॉर्थ अमेरिका, कि नॉर्थ अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को कौन कौन से माउंटेन एंड ओशियंस बॉर्डर करते हैं? तो ओशियंस, द पैसिफिक इन द वेस्ट, पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है। द अटलांटिक इन द ईस्ट, और पूर्व में कौन सा है? अटलांटिक। वेस्ट में पैसिफिक, ईस्ट में अटलांटिक। द आर्कटिक इन द नॉर्थ, और उत्तर में आर्कटिक ओशियन। नाउ माउंटेन्स, द रॉकीज वेस्टर्न कोस्ट पे, पश्चिमी घाट पे रॉकीज है। अपलेशियन माउंटेन रेंज ईस्टर्न कोस्ट, और पूर्वी कोस्ट पे कौन सा है? अपलेशियन माउंटेन रेंजेस है। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड इन द मिडल अटलांटिक रिज, और जो मिडल अटलांटिक रिज है वो मतलब कि व्हाट हैपेंड इन द मिडल अटलांटिक रिज, अटलांटिक रिज जो है वहाँ पे क्या हैपन होता है, वहाँ पे क्या घटित होता है या क्या है वो? द मिड अटलांटिक रिज लाई इन द अटलांटिक ओशियन, जो मिड अटलांटिक रिज है वो अटलांटिक ओशियन में है। इट इज़ द लाइन एट विच द यूरोपियन एंड अफ्रीकन लैंड मास ब्रोक अवे फ्रॉम द अमेरिकन लैंड मास, कि जो मिडिल अटलांटिक रिज है, इसके कारण क्या हुआ है कि जो यूरोप और अफ्रीका की लैंड है, यूरोप एंड अफ्रीका की लैंड है, वो अमेरिका की लैंड से अलग हो गई है, ठीक है। इधर यूरोप और अफ्रीका है और इधर अमेरिका है, और ये बीच में अटलांटिक ओशियन है और इसी में अटलांटिक रिज है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन के बारे में अब हमें बताना है। आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन, आर्कटिक ओशियन सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है। इट कनेक्टेड टू बोथ अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, ये बोथ मतलब कि अटलांटिक और पैसिफिक दोनों ओशियन से जुड़ा हुआ है। इट इज़ फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर एंड इन समर इट फिल्ड विद लार्ज फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ आइस एंड आइसबर्ग, और ये सर्दियों में तो जमा रहता है लेकिन गर्मियों में ये फुल भर जाता है
बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से, आइसबर्ग से, जो एक आइलैंड की तरह तैरते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट ओशियंस एंड continents. Now we do our next chapter in next class. Thank you. Good morning students, I Neetu Yadav teaching science in MLP School Rajpura. Welcome all students in our YouTube channel of online classes. So in today's video students, we continue our revision session of chapter number 4 for class 6th, which is sorting materials into group. In this video we study about define following terms and short answer type question. So let's start our definition of some simple terms. First is classification. Classification is a dividing materials into group on the basis of certain similarities and differences. किसी भी चीज़ में कुछ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं, उस कैटेगरीज के बेसिस पे हम किसी चीज़ को किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे सर्टेन सिमिलरिटीज़ आपकी बुक्स हैं, बुक्स के कंटेंट्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका शेप साइज़ क्या सेम होता है। नेक्स्ट इज़ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाइज करती, कोई जगह ऑक्यूपाइज करते हैं, मास वेट होता है जिस चीज़ का, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर बुक्स, पेन, each things which is present in our surrounding have some space and occupies mass. Question number 3 is density. The mass per unit volume of a substance is called its density. किसी भी सब्सटेंस का कितना भार और कितनी वॉल्यूम है उस चीज़ का, उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल, सम सब्सटेंस आर फ्लोट इन वाटर एंड सम आर सिंक इन वाटर इज नोन एज डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। फोर्थ इज मैग्नेटिज्म. Materials that are attracted towards a magnet are called magnetic materials. This property is called magnetism. Materials वो materials जो क्या होता है, एक मैग्नेट की, एक चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे आयरन के जो पीस होते हैं वो क्या है, मैग्नेट की तरफ इजीली अट्रैक्ट करते हैं, कॉपर एक्सेट्रा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक। और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल जो शो करते हैं अट्रैक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। Next is answer type questions, short answer type questions. In this question first is what is luster? Give example. Luster क्या होता है, एक एग्जाम्पल से उसे डिफाइन करना है। So answer is luster are those materials that have a shining property on them. Due to this property, metals are widely used for making jewelry. जो लस्टर वो मटेरियल होता है जिनके अंदर एक शाइनिंग होती है, नेचुरली उनके अंदर मटेरियल के अंदर एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, चमक होती है, जिसकी वजह से लस्टर को ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डू मोलिक्यूल्स बिहेव इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो आपकी जो 3 स्टेट होती है वाटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें कैसे बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। सो आंसर इज फर्स्ट लिक्विड। मोलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक। लिक्विड्स में क्या होता है, जो मोलिक्यूल होते हैं लिक्विड के बहुत क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। सॉलिड में जो मोलिक्यूल्स होते हैं आर नॉट क्लोजली पैक, आपस में क्लोजली पैक नहीं होते हैं। एंड गैस में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो गैस है लिफ्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्स्ट इज सोल्यूबल मटेरियल एंड इनसोल्यूबल मटेरियल। तो सोल्यूबल मटेरियल आर दोज सब्सटेंस विच आर डिजोल्व इन लिक्विड। जो सोल्यूबल मटेरियल वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी के अंदर क्या होता है, डिजोल्व, घुल जाते हैं। एग्जाम्पल साल्ट एंड शुगर। इनसोल्यूबल मटेरियल्स आर दोज सब्सटेंस विच आर नॉट डिजोल्व इन लिक्विड। जो इनसोल्यूबल मटेरियल्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी के अंदर क्या है, डिजोल्व नहीं होते, जैसे आपका ऑयल और सैंड, मिट्टी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन सेकेंड पार्ट हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। हार्ड मटेरियल्स आर दूस मटेरियल विच कैन नॉट बी कट और स्क्रैच। हार्ड मटेरियल जो भारी मटेरियल्स होता है वो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम इजीली कट नहीं कर सकते, ना ही उन पे कोई स्क्रैच क्रॉस कर सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक वुड, ग्लासेस एक्सेट्रा। सॉफ्ट मटेरियल्स आर दूस मटेरियल्स विच कैन बी कट और स्क्रैच ईजिली। जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, मुलायम होते हैं, वो मटेरियल्स क्या कर सकते हैं, उनको हम इजीली कट कर सकते हैं और स्क्रैच भी कर सकते हैं, जैसे आपका जेल हो गया, रबर हो गया। नेक्स्ट इज
transparent materials and translucent materials. Transparent materials are those substances which allow the light to pass through them. एग्जाम्पल ग्लास एंड वाटर. जो ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं, वो सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से लाइट को पास करने देते हैं ईजिली. कौन सा सब्सटेंस? वो सब्सटेंस जो लाइट को पास करने देते हैं. एग्जाम्पल ग्लास और वाटर. जैसे आप ग्लास और वाटर में ईजिली लाइट को पास करके दे सकते हैं, या फिर कोई भी जो शेडो है परछाई आप ट्रांसपेरेंट मटीरियल में ईजिली सीन कर सकते हैं. But in translucent materials, the substance which allow light to pass through them only partially. लेकिन जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो लाइट होती है वो क्या होगी? सिर्फ पार्शली पास होती है. एग्जाम्पल बटर पेपर और फोस्फरस. मतलब जो आपको लाइट तो पास होती दिखाई देगी लेकिन पूरी पास नहीं होती, राइट? सिर्फ आधी ही लाइट पास होती है. दीज आर नोन एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल. Question number 4 is silver, aluminium and copper look different from each other but have common properties. List these properties. अब क्या कह रहे हैं? जो आपका सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर है वो एक जैसे नहीं दिखते हैं लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है. कोई भी 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको मेंशन करना है. सो आंसर इज द 3 प्रॉपर्टीज़ आर गुड इलेक्ट्रिकल, हीट कंडक्टर. जो सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर होता है गुड इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टर होता है, मतलब इजीली उनमें हीट पास होती है. दे पोसेस गुड स्ट्रेंथ. उनमें जो स्ट्रेंथ होती है उनकी वो भी काफ़ी होती है. आल्सो सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर आर यूज्ड फॉर कवरिंग प्लास्टिक विच सेव फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी स्लैब. जो सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर है उनको प्लास्टिक से कवर किया जाता है ताकि हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बच सके. क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर. नीचे दी मेटल और नॉन मेटल में से आपको बताना है क्या कंडक्टर है और क्या इंसुलेटर है. So conductor are copper, silver, aluminium, mercury and water are conductor which can pass electricity through them. Insulator are rubber, glass, plastic, wood and air in which electricity cannot pass through them. Long answer type questions. Question number 1 is define classification. Why do classify things? Classification define करनी है और हम चीज़ों को कैसे classify करते हैं. आंसर classification means grouping the things together with same characteristic for studying them easily. जो क्लासिफिकेशन क्या है? मतलब हम चीज़ों को ग्रुप करेंगे एक साथ और उसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक के बेस में फॉर स्टडिंग ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सके. एग्जांपल फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट. जैसे हम फर्नीचर का सामान एक साइड रखते हैं, वुडन सामान एक साइड रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अलग कैटेगराइज करते हैं, गारमेंट्स अलग कैटेगराइज. इससे हम इजीली क्या है अपनी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ आर डिफरेंट मटेरियल्स ग्रुप डिपेंडिंग ऑन ट्रांसपेरेंसी. जो ट्रांसपेरेंसी के बेस पे हम मटेरियल्स को किस टाइप से डिफरेंट ग्रुप करते हैं. सो आंसर इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. जो ट्रांसपेरेंसी और 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है. फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, सेकंड ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड ओपेक्यू. सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में जो लाइट है इजीली पास होती है. एग्जांपल वाटर. ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट पार्शली. ट्रांसलूसेंट मटेरियल में क्या होगा? लाइट पास होगी लेकिन जो लाइट पास होगी वो सिर्फ हाफ, आधी ही पास होगी. एग्जांपल बटर पेपर. ओपेक मटेरियल्स डज नॉट अलाउ लाइट टू पास. जो ओपेक मटेरियल्स होते हैं उसमें लाइट है वो पास नहीं होती है पूरी तरह से पास, बिल्कुल भी पास नहीं होती. एग्जाम्पल आपका वुड. वुड के अंदर जो लाइट है वो बिल्कुल भी पास नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 3 is what are the important properties of a materials? Explain any 3 in detail. जो important properties होती है मटेरियल्स को उनको बताना है और किसी भी 3 properties के बारे में हमें डिटेल में explanation देनी है. So different properties that materials have are first luster, second hardness and softness, third flotation, fourth transparency, fifth solubility and sixth conduction of heat and electricity. ठीक है. सो डिटेल में बताएंगे. जो लस्टर है एक शाइनिंग मटेरियल है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे ज्वेलरी बनाने में. एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर. जो आपका सोलबिलिटी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कुछ सब्सटेंस आर सोलुबल और सम आर इनसोलुबल होता है इन वाटर में. लाइक जो साल्ट और शुगर है वो पानी के अंदर सोलुबल है लेकिन जो सैंड और ऑयल है वो इनसोलुबल है. नेक्स्ट है ऑन फ्लोटेशन बेसिस. सम मटीरियल्स आर फ्लोट एंड सम सिंक इन वाटर. कुछ मटीरियल्स है पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, जैसे फैदर हो गया आपका, प्लास्टिक थिंग्स हो गई. एंड सम आर सिंक इन वाटर और कुछ पानी के अंदर डूब जाते हैं लाइक आयरन पीसेस, की चेन एक्सेट्रा.
क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आंसर है मटीरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। जो मटीरियल है अपने पास अंदर से हीट को पास आउट करने देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे, जो गर्मी को पास आउट करने देते हैं। एग्जाम्पल मेटल्स। नेक्स्ट इज मटीरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मटीरियल्स या वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल कॉपर एंड आयरन। That's it for today, students. Thank you for listening. Our topic is past perfect tense. So students, I will tell you the rule first of all of affirmative sentences. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ वी आर यूजिंग दिस रूल. I will give you an example also. Example is Rita had written stories in her diary. So with the help of using this rule, we make an example of affirmative sentences related to past perfect tense. Rita had written stories in her diary. Rita is the subject, had we are using, written is the second form, and rest of the sentence is object. Now next is negative. Negative sentence का rule. Rita रूल पढ़ेंगे हम पहले. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. In the negative sentences we are using not. Example is, with the help of rule we are making this example. Rita had not written stories in her diary. So students, with the help of this rule we make the sentence. Example you can see here. Subject is Rita had not, second form of the verb is written, and stories in her diary is the object. Next is interrogative. Interrogative rule. We are going to start with the helping verb that is had plus subject plus second form of the verb plus object plus question mark at the end. We are going to use in interrogative sentences question mark in the sentence. Example is had Rita written stories in her diary. And at the end we are going to put question mark. Why? Because according to the rule we are asking the question to Rita कि उसने अपनी डायरी में स्टोरीज लिखी हैं या नहीं लिखी. Now next topic is past perfect continuous tense. Continuous tense. Now
I will tell you the affirmative rule. Affirmative rule कि affirmative sentences में हम कौन सा रूल यूज करेंगे. So rule is subject plus had been plus first form of the verb ing plus object. So according to the rule, I will give you the example. See the example. Rita had been writing. अब इसमें हमने write एक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ing पुट किया है. In her diary. This is the example related to the rule. Next is negative. Whenever we are going to use negative sentences, according to the rule, we are going to put not in all the kinds of tenses. Now, the rule is subject plus had, not plus been plus first form with ing plus object. According to the rule, we are going to write down the example. Rita had not been writing stories in her diary. So with the help of negative sentences we put not. Now in interrogative sentences, we are asking the question. So how we are going to make the rule? See, first of all, helping verb is had plus subject plus been plus first form of the verb with ing and plus object and with question mark. And the example is had Rita been writing stories in her diary. We are asking the question to them, so we are going to put question mark to just identify whether she started with had completed with writing or not. Interrogative sentences में हम questions put करेंगे. So students, we completed with the two topics, past perfect tense and past perfect continuous tense. I hope students you completed with you just understand this topic. Now let's start. Now in the next video we are going to start with next topic. Thank you everyone. Good morning student, welcome you to online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK. So you have to listen the questions answer carefully. Our chapter number 16 is do you know, means student इसमें आपको इंडिया की कुछ फेमस थिंग्स के बारे में बताया गया है, जो प्लेसेस है उनके बारे में, तो आपको उनको लर्न करना है. और फर्स्ट वन इज विच स्टेट इज लोकेटेड ऑन द खासी जयंती एंड गारो खासी जयंती जो हिल्स है उनके पास कौन सा स्टेट लोकेटेड है? नागालैंड. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द हिल्स सराउंडिंग नैनीताल कोल्ड. जो नैनीताल के पास जो हिल्स है उनको हम क्या बोलते हैं? कुमेन हिल्स. नेक्स्ट वन इज वेयर इन द असम आर ऑयल फील्ड मेनली फाउंड. जो असम हमारा स्टेट है उसमें कहाँ पे जो तेल के लिए कौन सा स्थान फेमस है? डिगबोई. नेक्स्ट वन इज विच डेजर्ट इज स्प्रेड ओवर राजस्थान एंड द बिगेस्ट इन इंडिया. तो सबसे बिगेस्ट भी है इंडिया में और कौन से राज्य में है? राजस्थान में. तो आंसर इज थार डेजर्ट. और जो वर्ल्ड का सबसे
लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लाइक खजुराहो एंड सांची? तो ये कौन से विरासत की जो चीजें हैं, खजुराहो और सांची का स्तूप, ये किस में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वन है इन विच स्टेट डू स्नेक बोट रेस टेक प्लेस एवरीवेयर? कौन सा जो स्टेट है उसमें स्नेक बोट रेस होती है, ये किसी फेस्टिवल पे होती हैं? तो आंसर इज केरला। मीन्स इसमें जो बोट्स होती हैं उसकी स्नेक टाइप की शेप होती हैं और एक साथ 100 या 150 के अराउंड जो बोट्स है वो रेस करती हैं और उनकी शेप्स जो है वो स्नेक की टाइप की होती है, इसलिए इनको स्नेक बोट रेस बोलते हैं। पीपल्स ऑफ विच स्टेट आर फॉन्ड ऑफ वियरिंग कलरफुल क्लोथ्स एंड ए ब्यूटीफुल हेडगियर? हेडगियर होता है टोपी। तो ये कौन से स्टेट के हैं लोग हैं जिनको फॉन्ड का मतलब है शौकीन होते हैं जो कलरफुल कपड़े उनको पहनने के और टोपी पहनने का? आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट वन इज विच कैपिटल सिटी हैज बीन बिल्ट इन ए वैली बिटवीन हिमालयज एंड शिवालिक? शिवालिक और हिमालय के बीच में जो घाटी है वहां पे उनकी कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है? देहरादून। ये किसकी कैपिटल है? उत्तरांचल राज्य की, उसको जिसका नाम अब उत्तराखंड हो गया है। नेक्स्ट वन इज विच टाउन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज रेप्यूटेड टू हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? जिसमें संसार की सबसे ज्यादा वर्षा होती है? आंसर इज मानसीग्राम, और ये मेघालय में है, जो मेघालय स्टेट है इंडिया का, उस स्टेट में है ये प्लेस। नेक्स्ट वन इज विच इंडिया स्टेट वाज नोन एज लुसाई हिल्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो आंसर इज मिजोरम। नेक्स्ट वन है विच वैली ऑन द लैप ऑफ द हिमालयज हैज थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एंडेंजर्ड फ्लावर्स? मीन्स जो फ्लावर्स लुप्त होने वाले हैं, वैल्यू ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज नोन एज बोटनिस्ट पैराडाइज ड्यू टू इट्स रिच फ्लोरा? आंसर इज सिक्किम। विच सिटी ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स ग्रैंड palaces and historical forts? Answer is Jaipur, that is known also as Pink City of India. Which city surrounding by hills on 3 sides is reputed to the yoga capital of the world? Answer is Rishikesh. On the bank of which river holy city is of Varanasi located? Means जो वाराणसी शहर है, पवित्र शहर माना जाता है, ये कौन सी जो नदी है उसके किनारे पे है? गंगा नदी के में। ओके। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जो इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कुछ मेन जो ट्रांसपोर्ट है उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। फर्स्ट वन इज विच इज द फर्स्ट एयरलाइन सेटअप इन इंडिया? भारत में सबसे पहले एयरलाइंस कौन सी सेटअप हुई थी? टाटा एयरलाइंस। नेक्स्ट वन इज विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? आंसर इज सहारा इंटरनेशनल। ये कहाँ पे है? बॉम्बे में, मीन्स मुंबई में है। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया? हिमसागर एक्सप्रेस। नेक्स्ट वन हु बिकम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया पायलट एज ए कॉमर्शियल फ्लाइट? प्रेम माथुर। जो कॉमर्शियल फ्लाइट में सबसे पहली पायलट बनी थी, वुमेन मीन्स औरत बनी थी पहली बार, वो कौन सी थी? प्रेम माथुर। विच इज द लॉन्गेस्ट पैसेंजर शिप इन इंडिया? सबसे ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट भी है पैसेंजर शिप कौन सा है? MV सफीना। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द 2 सिटी बिटवीन विच द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन? उन 2 शहरों का नाम बताना है जहां फर्स्ट इंडिया की जो ट्रेन है वो चलाई गई थी। आंसर इज मुंबई एंड थानेश्वर। इन विच सिटी द रेलवे स्टेशन ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस आर नो कॉल्ड छत्रपति शिवाजी? इसको अब किस नाम से जाना जाता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से, और पहले उसका नाम था विक्टोरिया। तो कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में। नेक्स्ट वन इज विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इको फ्रेंडली CNG पैसेंजर बस सर्विस अंडर ए सिंगल मैनेजमेंट? सबसे पहले कहाँ पे चलाई गई थी? DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू चलाई गई थी, इसको हम DTC सेवा भी बोलते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट ह्यूमन पावर्ड बोट इन इंडिया रोड बाय मोर देन 100 पीपल? ओके, आंसर इज स्नेक बोट ऑफ केरला, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें 100 ऑफ जो
पीपल्स होते हैं वो बोट की रेस कराते हैं और उसकी शेप स्नेक टाइप में होती हैं और ये काफी दूर तक जाते हैं एक रोग में। नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन बी सीन ओनली कोलकाता। कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो सिर्फ कोलकाता में ही दिखाई देता है? आंसर इज ट्रैम। ये ट्रेन की तरह होती हैं लेकिन ये लो फ्लोर होती हैं और इनका साइज भी ट्रेन से कम होता है। विच सिटी इन इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल? आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एक ऐसा जो इंडिया की कैपिटल भी है और एक इतना बिजी जो सिटी माना जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा व्हीकल है इंडिया में। वट इज द यूज एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट टू क्रॉस हिल्स और गोइंग ए प्लेस्ड ऑन ए हिल टॉप। हिल के टॉप पे जाने के लिए और एक हिल से दूसरी हिल्स को क्रॉस करने के लिए कौन सी ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है? केबल्स कार। इसमें एक व्हीकल होता है जो केबल से अटैच होता है और वो केबल के थ्रू ही मूव करता है एयर में। ओके, सो स्टूडेंट इन बोथ ऑफ द चैप्टर very important questions are given. You have to learn for your essay1 exam and for any competitive exam. Okay, तो आपको ये लर्न करने हैं और अपनी बुक में ही फिल करने हैं, नोटबुक में नहीं करने, बुक में ही फिल करने हैं। ओके सो स्टूडेंट फॉर क्लास 6 चैप्टर 4 तक का जो है हमने कर लिया है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 5 द क्लेवर वीवर। वीवर यानी कि जुलाहा जो है कपड़े बुनता है। सो सी, तो ये एक स्टोरी है एक ऐसे मतलब क्लेवर वीवर की जो कि किंग की जो है रिडल को जो है शॉर्ट आउट करता है। अब वो देखिए कि वो गरीब ज़रूर है वीवर लेकिन वो इंटेलिजेंट है और वो बहुत ही आसानी से एक रिडल जो है वो सॉल्व कर देता है जिसको कि मिनिस्टर भी जो है नहीं सॉल्व कर पाते हैं। और ये जब वो रिडल को सॉल्व करता है तो किंग हैप्पी हो जाता है और उसको जो है रिवॉर्ड करने के लिए कहता है और उसे एक हैंडसम जो है चीज़ दे करके उसे चाहता है कि वो उसको इनाम दे। लेकिन वो ऑनेस्टी से क्या कहता है वीवर कि रिवॉर्ड के रूप में वो कहता है कि क्या मांगता है। तो वो इस स्टोरी के ऊपर पूरा डिपेंड है। तो आप यहाँ पे देखिए किंग है और ये दरबारी है और यहाँ पे एक वो है इनॉय। इनॉय को हम क्या कहते हैं? दूत। तो ये एक ऐसी स्टोरी है कि एक दिन जो है राजा जो है अपने किंगडम में बैठा हुआ अपने सिंहासन पर लोगों की कंप्लेन सुन रहा था और जो है जो पीपल की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उन्हें डिलीवर करके बता रहा था इसलिए। और उसने फिर क्या किया कि एक दिन वो जो है रिलैक्स मोड में बैठा था क्योंकि उस दिन उसके पास ज़्यादा लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर के नहीं आए थे। तो सडनली क्या होता है कि उसके कानों में आवाज़ आती है कि कोई आ रहा है। वो जो है मिनिस्टर जो उसी टाइम इंटर होता है और वो कहता है कि महाराज कोई आ रहा है। तो उससे उसे पता चलता है कि कोई एम्बेसडर आ रहा है किसी जो है पास पड़ोस के किंगडम का। तो उसे क्या कहता है वो कि ठीक है तुम उसे बुला लो और जो है तब तक बस थोड़े से हैं ये केसेस में सॉल्व कर लेता हूँ, तब तक उनके बुला करके उन्हें बैठाओ। तो वो एनॉय जो होता है दूध होता है वो क्या करता है चुपचाप आके ही जस्ट स्टैंड अप और उसे जो सीट दी जाती है उस पर जाके चुपचाप बैठ जाता है। तो वो एम्बेसडर क्या होता है वो राजा की बात का जवाब नहीं देता है। उसने राजा ने उसको बेस्ट सी ऑफर की होती है लेकिन फिर भी वो चुपचाप हो जाता है और वहाँ बैठ जाता है। ही डिड नॉट गिव एनी रिप्लाई टू द किंग्स क्वेश्चन। तो उसने जो है कुछ नहीं किया। उसके बाद जब किंग उससे पूछता है तो उसने वो क्या करता है रुक करके और उसके जो है इसमें पॉकेट में एक रॉड होती है, सरिया होता है, स्लाइस होती है, वो उसे अपने पॉकेट से निकालता है और क्या करता है एक सर्कल बनाता है। और सर्कल देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये सर्कल यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सर्कल जो है बना करके वो अपने जहाँ पे उसको सीट ऑफर की होती है वो वहाँ पे बैठ जाता है। अब ये क्या करता है वो जो है फर्दर नोटिस करता है कि किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। इसको जो है वो किंग जो है अपने कोर्टयार्ड से पूछता है कि ये क्या चक्कर है। तो इससे जो है उसका स्ट्रेंजर का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चुपचाप कुछ नहीं बोलता है। तो सेम इस तरह से जो है बाद में
राजा ये कहता है कि मुझे जो इस एनॉय ने, दूत ने ये सर्कल जो बनाया है, इसका सॉल्यूशन अगर किसी ने नहीं निकाला तो मैं उसे जो है पनिशमेंट दूंगा। तो इस तरह से जो है राजा ने क्या किया, सब जो मिनिस्टर्स को कह के उन्हें ऑर्डर दिया कि मुझे शाम तक इसका सॉल्यूशन चाहिए। और मिनिस्टर जो है डरे हुए इधर उधर जो है जाने लगे, सबसे पूछने लगे, लेकिन किसी ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद एक सिटी से बाहर जाते हुए उन्होंने देखा कि जहाँ पे एक ऐसी जगह मिली उन्हें जहाँ पर कि जो है झूला लटका हुआ था और वो अपने आप हिल रहा था। वो सोचने लगे कि हाँ ये यहाँ का ऑनर है, शायद वो जो है कुछ इंटेलिजेंट हो। वो अंदर कमरे के अंदर जाता है, वहाँ देखता है कि दूसरा एक झूला है और वो भी हिल रहा है और पहले की तरह। और फिर उसने विंडो से झाँक के देखता है कि वहाँ पे एक मक्का का टुकड़ा पड़ा हुआ है एंड उसमें एक होल है, वो जो है लगातार हिल रहा है और बिना ही किसी विंग के। और उसके बाद जो है वो कुछ स्पैरोज है, वो उससे डर के जो वहाँ पे आ नहीं रही है। तो उसके बाद ही वो सोचते हैं मिनिस्टर कि इसका ऑनर जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है और उन्होंने उनसे जाकर के फिर वो मिलते हैं उनसे और कहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो सुनने के बाद जो वीवर है, जुलाहा है, वो कहता है कि ठीक है मैं सॉल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम। और उसके बाद वो क्या करता है कि सर्कल बनाते हैं। देन व्हाट ही डिड कि जैसे ही वो मिनिस्टर्स को कहता है वीवर कि यस आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वो कहता है कि चलो फिर जल्दी चलो फटाफट। कहता है नहीं चलने से पहले मुझे कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है। तो वो चीज़ें लेता है। तो वो चीज़ें कौन होती हैं, हैंडकुक होते हैं, 2 नेकल बोन्स होती हैं और उसके बाद वो जो है ये जो है कप में से हैंड को निकालता है और हैंड को लेता है और फिर वो अपने उसको डाल के अपने जो है हाथों के नीचे और चल पड़ता है रॉयल कोर्ट की तरफ। तो वहाँ पे जहाँ पे वो जो है बैठा होता है दूत, जब वो मिनिस्टर को देखता है वहाँ पे हाँ कैसे बैठे हुए हैं, उसके बाद क्या करता है कि वो एनॉय के पास, यहाँ देखिए जो है इन द पिक्चर, एनॉय के पास वो 2 नकल बोन्स रख लेता है और जो है ये देख करके जो है जो राजदूत था दूसरे राज्य का वो अचंभित हो जाता है और वो वीवर की तरफ देखता है कि वो क्या करने वाला है। उसके बाद वो क्या करता है वीवर कि मिल्टेड शेड्स यानी कि बाजरे के दाने को लेकर के वो स्प्रेड कर देता है पॉकेट में से और जो है उसके बाद बिना किसी मोमेंट को वेस्ट किए हुए वो मुर्गी जो अपने साथ लेके आता है उसको उस पर छोड़ देता है। और उसके बाद क्या करता है वो सारे जो है मिल्ट सीड्स यानी बाजरे के दानों को वो एक एक करके चुग लेती है हैन। फिर उसके बाद ये देख करके जो है एनॉय जो है वो बिना कोई शब्द कहे वहाँ से उठकर चला जाता है और जैसे ही वो चला जाता है हॉल से बाहर, तो ये सब कह करके आपस में जो है देखते हैं कि ये इसका रिडल का यानी कि इस पहेली का मतलब क्या है। तो उस टाइम जो है राजा उसे कहता है कि मैं आपको जो है इनाम दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि आपने ये कैसे समझा, इसका मतलब क्या है इसका। फिर राजा से वो वीवर जो है जुलाहा कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है। वीवर ने सर्कल जो उन्होंने ड्रॉ किया था एनॉय ने, वो कहा था कि इसका मतलब है, उसका मैसेज ये था कि तुम्हारे जो है जितने भी आर्मी हैं, जितने भी सारे कैपिटल्स हैं और जितने भी तुम्हारी चीज़ें हैं वो सारे जो हैं हमारी हो चुकी हैं। और जो नकल बॉन्ड्स थे जो उन्होंने वो प्लेस की थी उसका मतलब था कि चिल्ड्रन जो भी हैं, कंपैरिजन जो तुम हमसे कर रहे हो टॉयज लाइक दीज आर ओनली प्ले थिंग्स, कि ये जैसे नकल बॉन्ड्स होती हैं ये खेलने के लिए है, इसके लिए कॉक के लिए, तो उसी तरह से जो है हमारे लिए भी जो है तुम्हारी चीज़ें सारी चीज़ें नकल बॉन्ड्स के बराबर ही है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मैंने जो ये शीट्स डाले थे ये उनके वो थे सेना थी, कि जैसे हैन जो है पूरी एक एक दाने को चुपके मारती, कि अगर हमारी सेना जो है तुम्हारे लोगों को एक एक करके चुन चुन करके मारेंगे। तो ये मैसेज जो है वो समझ गया था दूत। तो उसके बाद क्या कहता है राजा से, तो राजा उसकी बात सुनकर वीवर्स की बात खुश हो जाता है और उसे इनाम देता है। तो इनाम के तौर पे वो कहता है कि तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो
वीवर कहता है कि मुझे आउटसाइड जो है सिटी में, सिटी गेट के एक जो है मैरिज पोर्शन बनाना है मुझे मेरी डॉटर के लिए, वो आप वो मुझे प्रोवाइड कीजिए। और उसको ये जो है प्रोवाइड कर देता है राजा खुशी खुशी। तो ये एक जो है क्लेवर वीवर की एक स्टोरी है। सो स्टूडेंट आपने ये वर्ड मीनिंग देखी है, ये आपको करना है और आप इसको कॉपी में आपने पहले भी राइट किया हुआ है, इसको दोबारा से इसे रीचेक कर लीजिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए वन वर्ड क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके वन वर्ड है ये। तो हाउ मेनी विंग्स डिड द मिनिस्टर फाइंड इन द एम्प्टी कॉटेज, कितने विंग्स जो है मिनिस्टर को कॉटेज में मिले? इसका आंसर है शॉर्ट में 2 विंग्स मिले थे उसे। हु एट अप ऑल मिल्क सीड्स बाय द हैंड, किसने उसको खा लिया सारे सीड्स को? हैंड के द्वारा वो मिल्क सीड्स सारे खाए गए थे। व्हाट डिड द वीवर आस्क एज अ मैरिज पोर्शन फॉर हिज डॉटर? द स्मॉल फॉर्म आउटसाइड द सिटी गेट्स, यानी कि सिटी गेट्स के बाहर एक स्मॉल उसे फार्म हाउस चाहिए था मैरिज कॉटेज के लिए, अपनी डॉटर के लिए। सो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द डे देयर हैड बीन fewer cases than usual the deal with, यानी कि बहुत कम केसेस थे। तो ये ऑप्शंस हैं आपके, तो इसमें फर्स्ट का आएगा केसेस। सेकंड का देखिए, soon the ambassador was in the royal court for the greeted the king, और रॉयल एम्बेसडर है, एम्बेसडर या ना मिनिस्टर है ना गार्ड है, तो यहाँ पे आएगा आपका राइट ऑप्शन एम्बेसडर। His team anxious to show that was hardly interested to say a word, तो इसका ये फेस है, ये है डिमिनोसस एटीट्यूड है। तो ये इसका क्या है कि ये उसका जो दूत था वो कुछ भी कहने के लिए, तो यहाँ पे डिमोनस क्या आएगा? एंड इसका सही बी का ऑप्शन सही है। 4 का देखिए, इन दैट वर्कशॉप अ वीवर वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ लूम, यहाँ पे आपका एक्यूरेट आंसर वर्कशॉप आएगा, ना रूम आएगा ना कॉटेज आएगा, तो वर्कशॉप इसका सही है। 5th का देखिए, इन द रॉयल कोर्ट द किंग स्टिल सैट ऑन हिज थ्रोन एंड द इनॉय ऑन हिज सीट, यानी कि रॉयल कोर्ट में राजा अपनी सीट पे बैठा और इनॉय अपनी सीट पर, तो यहाँ पे इनॉय आएगा, ना ही वीवर आएगा, ना ही मिनिस्टर आएगा, तो इनॉय इसका सही आंसर है। 6 का देखिए, द इनॉय वॉज डैश द लुक्ड एट द वीवर फॉर सम टाइम हैप्पीली एस्टोनिस्ड एंड एंग्री, तो यहाँ पे इसका एस्टोनिस्ड आएगा कि अचंभित होकर उसको देख रहा था। नंबर 7 देखिए, एज सुन एज ही हैड लेफ्ट द हॉल द किंग डैश टू द वीवर, तो यह है बैकएंड टर्न वेंट, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आएगा बैकएंड। तो so student, what you have to do, you have to just read it and just learn it and just do it in your copy. And for today only this much, we will just continue this video in the next video. So आपको करना क्या है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।